नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और लोग अभी तक इस उत्सव को, इस राम उत्सव को घर घर में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो सपना, जिसका संकल्प लेकर वह चली थी, जो उद्देश्य, उसको पूरा किया है। जो वादे किए थे राम भक्तों से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बना दिया, तारीख भी बता दी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि इस समय मथुरा में महानगर जिलाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है घनश्याम लोधी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे इनको, भव्य श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए, सभी हिंदूवादियों के लिए? इससे बड़े गौरव का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। जितनी भी सनातन परंपराओं में अपनी जीवन को लगाने वाले लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं पूरे विश्व में, उनके लिए ये सबसे बड़े गर्व और गौरव का विषय है। ये जो आज का दिन है, ये कोई साधारण दिन नहीं है। इसमें 550 वर्ष संघर्ष चला। उस संघर्ष में करीब करीब 3 लाख लोगों की जानें गई और उन 3 लाख कुर्बानियों के बाद आज ये दिन हमको देखने को मिला है। हमसे बड़ा है, यानी ये जो पीढ़ी इस समय चल रही है, ये बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि इन्होंने 550 वर्ष के बाद भगवान राम को पुनः अपने अयोध्या धाम में जाते हुए, प्रतिष्ठापित होते हुए देखा है। इससे बड़े गौरव का और कोई विषय नहीं हो सकता। आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी सनातन परंपरा के भाग हैं। जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे, तो वहाँ दिवाली उत्सव मनाया गया, घर घर दिए जलाए गए, और वो दिवाली हम आज तक मना रहे हैं। और जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या पहुँचे, तब ये हाल था। तो आज 550 वर्ष के बाद भगवान पुनः अपने धाम में पहुँचे हैं, प्रतिस्थापित हुए हैं, आदरणीय मोदी जी के कर कमलों के द्वारा प्रतिस्थापित हुए हैं। तो इससे बड़ा और क्या जश्न हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली नहीं, एक महादिवाली बनाई गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो दिन है 22 तारीख का, भगवान राम की मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मुझे लगता है अब युगों युगों तक इसको एक और दिवाली के रूप में लोग मनाते रहेंगे। ये एक हमारा एक पर्व स्थापित हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। मांग की जा रही है कि जो 22 जनवरी है उसको भी राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए और राम दिवस के नाम से उसकी छुट्टी की जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सारा विषय जो है, ये सरकार को सोचने का विषय है। सोशल मीडिया पर लगातार मांग की जा रही है, और जो पब्लिक की भावना है, उस भावना को देखते हुए, क्योंकि पब्लिक यहाँ डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर पब्लिक की कुछ ऐसी चाहना है और पब्लिक ऐसी डिमांड कर रही है, तो हम समझते हैं कि आदरणीय मोदी जी और सरकार ज़रूर विचार करेगी उस पर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि आज जो भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, ये तो आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। भाजपा ने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2 बातें प्रमुखता से लिखी। नंबर 1 धारा 370 और नंबर 2 राम जन्मभूमि। और अन्य विकास की बातों के साथ साथ ये 2 मुद्दे प्रमुख मुद्दे थे, जिन पर लोग उपहास उड़ाया करते थे, जिन पर लोग कहा करते थे कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, 370 हटी तो खून की धाराएं बह जाएंगी। राम जन्मभूमि के ऊपर कहते थे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 370 जो धारा थी, वो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से वहाँ लगा रखी थी। कश्मीर में 4-5 परिवार जो है वो पल्लवित हो रहे थे और उनको पूरा आशीर्वाद केंद्र सरकार का रहता था। इसलिए वो राष्ट्र की मुख्य धारा से धीरे धीरे वहाँ के लोगों को अलग करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो तेरा वैभव अमर रही माँ, हम दिन चार रहें न रहें, इसको आधार मान करके काम करने वाली पार्टी, उसके मुखिया
आदरणीय मोदी जी ने जब 2014 में आए तो उन्होंने प्रमुखता से इस चीज़ को लिया और उन्होंने वहाँ पर धारा 370 ख़त्म करने के लिए एक बहुत योजना, महत्वपूर्ण योजना बनाई। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में हमारे शेर दिल आदरणीय गृह मंत्री माननीय हमारे अमित शाह जी ने 5 मिनट के अंदर पूरी 370 धारा समाप्त कर दी और कश्मीर लेह लद्दाख के लिए अलग एक विकास योजना बना दी, अलग टेरिटरी बनाई और वहाँ कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम और वहाँ विकास की गंगा बहाने का काम। आप देख रहे होंगे आज जो वहाँ कश्मीर में युवाओं के हाथ में बंदूक और राइफलें दी जाती थी, आज वो कलम पकड़ना सीख रहे हैं, आज वो व्यापार करना सीख रहे हैं। अनवरत विकास का काम चल रहा है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। कश्मीर एक परिवर्तन, वहाँ टोटल परिवर्तन हो चुका है और आज उस परिवर्तन को देख करके पीओके में डिमांड उठ रही है कि भारत हमको शीघ्र अपने में शामिल कर ले, मिला ले। वो भी दिन दूर नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा राम मंदिर का, तो विपक्षी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोला करते थे, आपको भी पता। लेकिन वो दिन भी आया, राम मंदिर भी बना, तारीख भी बताई गई। अब विपक्षियों को निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन विपक्षी वहाँ जाने को तैयार नहीं, भगवान राम के दर्शन करने को तैयार नहीं। तो वो जो तुष्टीकरण की जो बातें जो लोग करते हैं, जो अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, अंडर द गार्ब ऑफ सेकुलरिज्म, तो वो इस चीज़ को जो है निश्चित रूप से वो हिंदुओं के मान बिंदुओं को छेड़ने छाड़ने का काम, अपमानजनक स्थिति में हम निश्चित रूप से सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं का अपमान करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ सबके लिए सारी सुविधाएं, आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बन रही हैं आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाई जा रही हैं। मोदी जी के भगीरथ प्रयासों से ही आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में जब जब निर्णय लेने का समय आया तब तब विपक्षियों ने उसमें टांग अड़ाने का काम किया कि अभी चुनाव हैं, इसको अभी मत घोषित करिए, इनको लाभ मिलेगा, इनको ये होगा, इनको वो होगा, और इस काम को, इसको केस को लटकाते चले गए। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट और उनसे अनुरोध किया कि ये जितना विलम्ब होगा उतना देश के हित में नहीं है, इसलिए इसकी डे टू डे बेसिस पे सुनवाई की जाए। और डे टू डे बेसिस सुनवाई हुई, परिणाम आया और भगवान राम का भव्य निर्माण। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि जो मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, आज भी उनके पास में एलिगेशन काफ़ी हैं। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा प्रोपोगंडा है और चुनावों को देखते हुए ही शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, सारा देखा होगा। वो जो उनका गर्भगृह है वो पूर्ण रूप से बन चुका है, अंदर मंदिर पूर्ण रूप से बन चुका है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, टीवी पे पूरे दुनिया ने देखा है। तो विपक्षी के लिए कहने को कोई बात नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नीति है, ना उनकी नीयत है। उनकी न नीति और न नीयत, तो उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। ना उनके पास विकास के लिए, अब वो कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं वो लोग। भाई, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। आदरणीय मोदी जी ने अभी एक योजना निकाली है, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना ऐसी एक अनूठी योजना है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए वो योजना है। उस योजना के अंतर्गत ये कई सारी स्कीम्स हैं उसमें, जिसमें हमारे जो परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जैसे कुम्हार हैं, चाक चलाने वाले लोग हैं, जैसे सुनार हैं, जैसे लोहार हैं, जैसे बढ़ई हैं, तो इनके लिए जो इनके परंपरागत धंधे हैं वो इनके बंद होते जा रहे हैं और वो जो है बेरोजगारी के। तो आदरणीय मोदी जी ने एक इतनी सुंदर योजना बनाई है कि उसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको डिपार्टमेंट्स के द्वारा आपको 1 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें 500 रुपये पर डे दिया जाएगा। इसी प्रकार 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें 1000 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे।
इसी प्रकार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसके धंधे से संबंधित पूरी टूल किट दी जाएगी। जैसे कुम्हार है, उन्होंने वो चाक से काम करते हैं, तो अब जो मैनुअल चाक हुआ करते थे उनकी जगह आदरणीय मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक चाक की व्यवस्था की है। पैदा की है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चाक उनको मिलने वाला है। ऐसे स्कूटर मैकेनिक और मोटरसाइकिल मैकेनिक के लोग हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको उनके जितनी भी टूल किट है, जितने भी औजार हैं, वो सब उनको मुफ्त में दिए जाएंगे। ये मुफ्त में दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का लोन उनको 5% ब्याज पर दिया जाएगा। फिर अगर उसको वो चुका देंगे तो दूसरी बार 2 लाख का दिया जाएगा। उसको चुका देंगे तो तीसरी साल 3 लाख रुपए का दिया जाएगा। यानी कि वो पूरे भारत को, समग्र भारत को वो विकसित भारत के रूप में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करते हुए, उनके चिंतन, अंत्योदय के चिंतन को साकार करते हुए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए वो ऐसी विकास की योजना ला रहे हैं। इसलिए गरीब कल्याण के लिए बहुत सारी काम, और प्रधानमंत्री आवास विकास में 4 करोड़ से ऊपर आवास दे चुके हैं। गरीब किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस में फ्री गैस दे रहे हैं। माता बहनों के जो आँखें खराब हो जाती थी, ग्रामीण देश में आप देखते होंगे कि वहाँ पर चूल्हे से, वो लकड़ी से जलाती थी, उनकी आँखें खराब होती थी, उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। इसी प्रकार विधवा पेंशन और वो सारी वो स्कीम चली रही है। यानी कुल मिला करके एक तरफ गरीब कल्याण की बात करते हैं। अब मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि जितने भी विपक्षी लोग हैं, इन्होंने पिछड़ा 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 करके पिछड़ों को बरगलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पिछड़ों के लिए आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। आदरणीय मोदी जी जब बैठे तो उन्होंने संसद की चौखट को चूम करके, उसको मंदिर मान करके, गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम करने की लिए कमर कसी उन्होंने किया। इसीलिए उन्होंने पिछड़ा कल्याण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। देखिए, ये बातें हुई राष्ट्रीय लेवल की। अब हम बात करते हैं मथुरा की, मथुरा महानगर की बात करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर दायित्व है, आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, किस प्रकार से युवाओं को समेट रहे हैं, किस प्रकार से युवाओं को एकत्रित करके आगामी चुनावों की तैयारी की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम ही कार्यकर्ता आधारित काम है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ है, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता आधारित होने के कारण कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है। वो पार्टी का जो एजेंडा है वही उनका एजेंडा होता है, और पूरी 24 घंटे 365 दिन वो लगातार पार्टी में काम करते हैं। हमारा काम कोई केवल राजनीति करने का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहना रहे, इसको आधार मान करके काम करने वाली पार्टी है। वो भारत माँ को सर्वोपरि मानती है, राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए आपने देखा हुआ अभी कोरोना काल अभी जब चला तो सारी पार्टियां जब तहखानों में घुस गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप घर से निकलिए, कोई व्यक्ति भूखा न सो पाए। तो घर घर राशन पहुंचाने का काम, घर घर भोजन पहुंचाने का काम, घर घर सैनिटाइजर पहुंचाने का काम, घर घर दवाई पहुंचाने का काम, जो फंस गए प्रवासी उनको घर पहुंचाने का काम, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। तो उनको क्या जान की चिंता नहीं थी, लेकिन उनके लिए देश प्रथम था। आदरणीय मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण कराया, जो हमारे देश में जो इतना बड़ा भूचाल पूरा विश्व देख रहा था कि भारत में क्या होने वाला है, लेकिन आदरणीय मोदी जी की शक्ल उस समय देखा होगा आपने कि वो रात भर सोते नहीं थे। चिंता के कारण उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि मुझे देश में, मेरी देश की जनता को बचाना है, और उन्होंने यहाँ वैक्सीन सर्वप्रथम डेवलप की, और यहाँ देश की जनता की जान ही नहीं बचाई, उन्होंने करीब 82 देशों में वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। और विश्व में एक वैक्सीन, भारत की वैक्सीन की वजह से भारत को का लोहा ऊपर तक मानने लगे लोग, कहते रहे। उन्होंने भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज पूरा विश्व भारत का एहसान मानता है इस बात को लेकर। चलिए घनश्याम जी, बताइए कि जैसे कि अभी आह्वान किया गया था कि समूचे देश में महादीपावली मनाई जाएगी, पूरे जो भारतवर्ष है इसके सभी जगहों को सजाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि मथुरा के चौराहों को सजाने में कुछ कमियां रह गई? क्योंकि जो दावे किए गए थे
उस पर तो खड़े नहीं उतर पाए। देखिए मथुरा में मुझे नहीं पता आप कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी चौराहों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मथुरा में जो रूप था, जहाँ जहाँ मैं गया, जैसे चौक बाजार है, कृष्णा नगर है, चारों तरफ हम जो घूमे हैं। मैं आपको बता दूं, कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा कि कहा गया था कि चौराहों को सजाया जाएगा, भव्यता प्रदान की जाएगी, जैसा कि होली पर देखते हैं, जन्माष्टमी पर देखते हैं, दीपावली पर देखते हैं, वो रूप मथुरा को नहीं मिला। और साथ के साथ में जो मुख्य तीर्थ विश्राम घाट मथुरा का प्रमुख तीर्थ कहा जाता है, वहां पर किसी भी पार्टी की तरफ से या किसी भी समाज संस्था ने भी वहां पर दीपदान नहीं किया, जबकि कहा गया था कि सभी धार्मिक स्थलों पर दीपदान किए जाएंगे। क्या ये मथुरा के तीर्थ की अपेक्षा नहीं है? मथुरा में प्रत्येक मंदिर में प्रॉपर सजावट थी, प्रॉपर कार्यक्रम थे, क्योंकि मैं ही करीब आपने भी 20 से ज़्यादा कार्यक्रमों में गया हूँ, प्रतिभाग किया था। तो काफ़ी वहाँ पे हर कोई मंदिर ऐसा नहीं था जहाँ सजावट नहीं थी। काफ़ी मंदिरों में एलईडी लगाई गई, जहाँ पर प्रधानमंत्री का सीधा लाइव हम देख रहे थे। वृंदावन में तो बहुत ही भव्य ज़्यादा सजावट थी। और हमारे मथुरा में भी जो मेन हार्ट कहा जाता है, होली गेट से लेकर के और चौक तक, वहाँ विराट पताका और गुब्बारे और उनसे सजाया हुआ था। कृष्णनगर का जो नया मथुरा कहते हैं, जैसे अभी न्यूली डेवलप्ड एरिया है, वहाँ बहुत अधिक सजावट थी। हो सकता है कहीं कुछ आपने ऐसा कुछ देखा हो, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मथुरा में बहुत अच्छा वो था। और मंदिरों में तो बड़ा अपार प्रफुल्लित थी जनता। आदरणीय मोदी जी का कार्यक्रम भी देख रहे थे, और हमने भी एक जगह बैठ करके मोदी जी का कार्यक्रम देखा। उसके बाद फिर हमारा जाना रहा तमाम कार्यक्रम है, भजन कीर्तन यज्ञ हवन, तमाम सारी प्रक्रिया में चली। कुछ कार्यक्रमों में वृंदावन रहा, कुछ कार्यक्रमों में मथुरा में रहा। चलिए बात करते हैं आगामी चुनावों को लेकर के। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें क्या कुछ तैयारी की जाएंगी? अहम मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए मथुरा के मुद्दे तो सभी लोग जानते हैं कि मथुरा का जो प्रमुख मुद्दा है वो है माई यमुना की सफाई को लेकर के प्रदूषण की चिंता, दूसरा बंदरों की सबसे बड़ी समस्या, और तीसरा मथुरा की ट्रैफिक की व्यवस्था। ये तीनों ही विषयों पर मथुरा के अभी तक के जो शासन प्रशासन रहे हैं वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए हैं, और स्थितियाँ दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। तो अब की बार आपकी नज़रों में क्या मुद्दे रह सकते हैं? देखिए लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव है, राष्ट्रीय उसको लेकर के चुनाव होता है। देखिए राष्ट्रीय मुद्दा मंदिर का था, वो बन चुका है। ये एक सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था जो पूरा हो चुका है, और लोग कह भी रहे हैं कि अब मोदी जी को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए इंडिया गठबंधन जो है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। तमाम पार्टियां जो हैं इस वक्त एक होकर के मोदी का रथ रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे देखिए मोदी जी का रथ तो रोकना असंभव है। उसका कारण है सीधा कि जा पर कृपा राम की हुई, ताको कहाँ बिगाड़े कोई। तो मोदी जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हमारे पास कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास कहने के लिए विकास है। हम महिला कल्याण का काम कर रहे हैं, हम गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं, हम किसान कल्याण का काम कर रहे हैं, हम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, हम देश में सामरिक क्षेत्र में देश को बहुत मजबूत कर रहे हैं। देश में आज फाइटर विमान बन रहे हैं, युद्धपोत बन रहे हैं, अमेरिका तोपें बन रही हैं, गोला बारूद बन रहा है। हमारे एक आत्मनिर्भर भारत का वो लेकर के चल रहे हैं, संकल्प लेकर के, और आत्मनिर्भरता कई क्षेत्रों में हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। मैं यहाँ आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाइना के बॉर्डर पे कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और उसका कारण था कि चाइना कभी भी आंखें दिखा देता था, और चाइना कभी भी अंदर आ गया तो वापस नहीं गया, उस ज़मीन पे अपना अधिकार जमाता रहा। ये आदरणीय मोदी जी ने जो कहा कि मैं ना आँख दिखाकर बात करूँगा, ना आँख झुका कर बात करूँगा, मैं आँखों में आँखें डाल करके बात करूँगा, और उसको चरितार्थ करते हुए आपने देखा 2 बार चाइना को पीछे लौटना पड़ा। आज चाइना हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करता है, आज चाइना बैकफुट पर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और इन्हीं के आधार पर हम देखिए आप G20 का आयोजन हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मथुरा का सांसद का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों के चुनाव रहेंगे? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे तो रहते ही रहते हैं, और स्थानीय मुद्दों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा मथुरा खारे पानी की समस्या थी, हम यहाँ गंगा जल लाने का काम किया, हर घर में नल में जल, ये योजना भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे होंगे। लाइट की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर हुई है, आप देख रहे हैं। ये स्थानीय मुद्दे हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। हम आवाज़ दे रहे हैं लोगों को, यहाँ पर काफ़ी प्रधानमंत्री आवास
कोटेज मिल रहे हैं, अभी 100 मकान फिर आने वाले हैं। अभी मेरी बात हुई थी तो 100 मकानों का एक और बंच आने वाला है, वो भी लोगों को मिलने वाला है। हम गरीबों के लिए शौचालय बनवा रहे हैं, हमारी महिलाएं इज्जत और सम्मान से शौच के लिए जा सकें, इसलिए शौचालय बनवा रहे हैं। गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से करा रहे हैं, गांव की इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है। सड़कों का आप हाल देख रहे हैं कि सड़कों में हम बहुत तेज़ी से नेटवर्क उसका बिछा रहे हैं। मथुरा के चौराहों का विकास कर रहे हैं, आपने देखा होगा पहले ऐसे ही पड़े रहते थे, अब स्टेट बैंक का चौराहा देखिए, ये देखिए, इसको कर रहे हैं। गेट बनवाने का काम कर रहे हैं, सड़कें बनवाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह TFC खोल रहे हैं, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर खोल रहे हैं। तो ये सारा का सारा विकास का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ हम धार्मिक क्षेत्र में भी हम, आप वृंदावन का विकास देखिए, हम कुंडों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, वहाँ पर जल भरवा रहे हैं, उससे पानी का स्रोत भी मीठा हो रहा है। कुल मिलाकर के बहुत काम मथुरा में। घनश्याम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मथुरा में वास्तव में ब्रज में विकास हो रहा है। लेकिन मथुरा की बात की जाए, प्रॉपर मथुरा सिटी की बात कर रहे हैं, तो मथुरा अभी काफ़ी जगह पर पीछे है, जिनमें कि सबसे प्रमुख मुद्दा वही आता है घूम फिर कर कि माँ यमुना की सफाई और माँ यमुना के घाटों का जीर्णोद्धार। माँ यमुना की सफाई के बारे क्योंकि में, जब भी चुनाव आते हैं, सबसे पहले जो भी नेता नगरी से लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के ही क्यों ना हो, सबसे पहले जाकर माँ यमुना का आचमन करते हैं, वहाँ संकल्प लेते हैं कि माँ यमुना को शुद्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वही ढाक के 3 पात निकल के आते हैं। देखिए ऐसा मैं आपको बताऊँ, मथुरा में माँ यमुना की सफाई का कई बार प्रयास हुआ है, हुई भी है, आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा इसकी सफाई का काम हुआ है। लेकिन अब एक खुशखबरी मैं सुना रहा हूँ आपको, आदरणीय मोदी जी का एक ये ड्रीम है कि यहाँ यमुना माँ साफ भी रहे और यहाँ पर क्रूज चले, और क्रूज जब चलेगा तो यहाँ का पानी का स्तर जो है वो ठीक रहेगा जी। वो योजना अभी हमारी चल रही है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मथुरा में सफाई भी होगी और यहाँ से क्रूज द्वारा आप आगरा तक, वृंदावन से आगरा और आगरा से वृंदावन तक का आप सफ़र यहाँ पर करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर क्रूज चलेगा तो पानी का लेवल भी यहाँ पर ठीक रहेगा। ऐसा मैं, चलिए बात करते हैं अन्य पार्टियों की। जैसा कि देखा जा रहा है कि अब की बार आगामी चुनावों में लोग कह रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अब की बार मथुरा से सांसद के रूप में राष्ट्रीय लोकदल जो है वो अपने प्रत्याशी जयंत चौधरी के रूप में उतार सकती हैं। यदि जयंत चौधरी उतरते हैं तो मथुरा से ऐसे कौन से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे जो उनके सामने अच्छे रूप में प्रस्तुत हो सकें? क्योंकि अभी तक हेमा मालिनी जो हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी पुनः रिपीट हो सकती हैं यदि ऐसे में आपको मौका मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो कभी भी किसी प्रत्याशी को मौका दे सकती हैं। और जैसा कि देखा भी गया है, यदि आपको मौका मिलेगा तो आपके पास में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है कमल का फूल जी। जिसके पास कमल का फूल होता है वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी किसी व्यक्ति से चिंता नहीं करते हैं, पार्टी से चिंता होती है। हमारी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता कमल का फूल का निशान ले आता है वही पार्टी का सांसद होता है और पूरी ताकत से हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो इसमें तो कहीं कोई वो नहीं। रह गई बात जयंत जी की, तो जयंत जी का इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए कि जयंत जी अगर एक बार जीते हैं तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीते हैं। अदरवाइज यहाँ गायत्री जी की भी जमानत जब्त हो चुकी है, ज्ञानवती जी की भी जमानत जब्त हो चुकी है और सारी स्थिति आपके सामने है। यहाँ केवल जो है भारतीय जनता पार्टी का उद्गम 80 में हुआ, साक्षी जी महाराज यहाँ से पहले सांसद हुए और सांसद उनके बाद से फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराया। बीच में एक बार जयंत जी जो बने थे वो भी केवल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे। भारतीय जनता पार्टी का तो एक सीधा सीधा सूत्र है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हर का भजय सो हर का होई। तो जो भगवान का विजन है वही विजन भारतीय जनता पार्टी का है। वहाँ अब जाति वाति की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी करती है कि जो मदद के योग्य है उसको मदद होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। विजन बहुत बड़ा है। विजन हमारा जो है वो समग्र देश को लेकर के, समग्र जनता को लेकर, समग्र देशवासियों को लेकर एक बड़ा विजन है कि हमारा संपूर्ण देश चारों तरफ से विकसित होना चाहिए। तभी तो ये देश विकासशील से लेकर के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाकर के खड़ा होगा। आपने देखा होगा आज के ही अखबार में है कि यूएनओ में भारत की सुरक्षा परिषद में मांग को लेकर के आज एलन मस्क ने भी कहा है
और सारे देश धीरे 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 भारत के पीछे खड़े होते चले जा रहे हैं। G20 में भारत का नेतृत्व तो सभी ने स्वीकार किया है और एक कॉमन एजेंडा पास कराने में भारत सफल हुआ है। ये भारत की शक्ति और भारत की काबिलियत की पहचान। यानी कि विश्व गुरु बनने की राह पर बिल्कुल भारत अग्रसर है, निश्चित रूप से, और बहुत जल्द बनेगा। मैं 2 बातें जरूर कहूँगा। एक तो ये कि भगवान राम के मंदिर की स्थापना के साथ साथ यहाँ राम राज्य की भी स्थापना हो चुकी है। ये राम राज्य तो है कि दुष्टों के बुलडोजर से मकान तोड़े जा रहे हैं, आदरणीय योगी जी लगे हुए हैं। यहाँ पर जो गुंडे बदमाश दैत्य टाइप के जो लोग हैं उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, वो या तो जेल में जा रहे हैं या भगवान के पास जा रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल, जैसा कि देखते हैं कि योगी जी जब भी आते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सौगात देकर जाते हैं, लेकिन एक चिंता जरूर व्यक्त करते हैं मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। पिछली बार भी आए थे, उन्होंने कहा था कि 15-20 दिन या हो सकता है लास्ट में 1 महीने के अंदर मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाए, वृंदावन के लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई जाए। क्या आप मानते हैं कि ये समस्या अब नासूर बन चुकी है और मथुरा का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल भी सुधरने में नहीं आ रही है, यहाँ के जो प्रशासन है वो नाकाम है इस ओर? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में जी, हमारी यहाँ के कप्तान से बात हुई है। कप्तान साहब ने कहा है कि हम इस दिशा में कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन हमको बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, जैसे वृंदावन है, वृंदावन में शनिवार इतवार को पूरा दिल्ली यहाँ रहता है जी, शनि के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ आते हैं जी। और वो व्यवस्था ऐसी है। अभी थोड़ी ज़्यादा सख्ती करते हैं तो फिर ये होता है कि भाई प्रशासन हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है और सख्ती के बिना ट्रैफिक व्यवस्था हो नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के प्रयास तो हो रहे हैं। अभी चौराहे पे आपने देखा होगा, चौराहे को बंद करके थोड़ा लॉन्ग टर्निंग जी, वो बनाई गई है, लेकिन उसकी वजह से समस्या और बढ़ी है। उसकी वजह से जो चौराहे हैं, जब चौराहे बंद कर दिए जाएंगे तो गाड़ियां घूम नहीं पाती हैं। अभी जी। क्या है, अभी बीच में ये कुछ दिन के लिए ये बंद की थी व्यवस्था, चौराहों को खोला गया था। तो उसके बाद एक्सपीरियंस ये हुआ कि मामला कुछ ज़्यादा खराब हुआ, तो उन्होंने फिर से वही व्यवस्था लागू लेकिन अब तो कर दी। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक चालान कट रहे हैं लोगों के। लेकिन इस विषय में मेरा मानना ये है जी, कि जनता का प्रेशर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को और अच्छा होना चाहिए। इस संबंध में हम प्रशासन से भी बात और करेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने, आज हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी, जिनसे बात की तमाम मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, मथुरा के मुद्दों को लेकर के, मथुरा की जन समस्याओं को लेकर के, और साथ के साथ में आने वाले आगामी लोकसभा के चुनावों को लेकर के। लगातार अभी न्यूज़ आपको मिलवाता रहेगा उन लोगों से जो राजनीति में सक्रिय हैं और मथुरा की सभी व्यवस्थाओं की ओर प्रयास करते हैं कि उनका समाधान हो सके। जितनी भी समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।